Hi everyone, this is Abhay Sharma. वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप राइटिंग टास्क 2 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से बना सकते हो, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप बॉडी पैराग्राफ में अपना एग्जांपल कैसे इंसर्ट कर सकते हो या फिर दे सकते हो। हम इसमें एक पूरा बॉडी पैराग्राफ के बारे में ही बात करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस किस तरह के आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो अपना बॉडी पैराग्राफ बनाने के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो में हम ये सब कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। हाय गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। होप सो दीज ऑफर्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस मंथ में अनअकैडमी बहुत से बैचेस लॉन्च करने वाली है ऑन द बिहाफ ऑफ आपकी राइटिंग के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, आपकी स्किल को बूस्ट करने के लिए। और आपको इन सभी कोर्सेज में, लेक्चर्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो रिवीजन सेशन की बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी रिवीजन किस तरह से होगी, तो उसके लिए अलग सेशन होंगे, प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट होंगे, जो हर एक आइल्स एस्पिरेंट्स को नीड होती है कि प्रैक्टिस उनकी अच्छी से होनी चाहिए। यू ऑल्सो गेट इन टच विद योर ट्रेनर वाइल लाइव classes and the daily quick quizzes also be held by the trainers। सबसे पहले हमारे पास बैच आता है राइटिंग का, जिसमें आपको 7+ बैंड के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे, जिससे आप क्विक आइल्स करके अपने बैंड सिक्योर कर सकते हो। सेकंड वन, जो भी आइल्स एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट है जो रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है ये, क्योंकि अनअकैडमी ऑफर कर रही है रीडिंग का एक पावर पैक कोर्स, जिसमें आपको रीडिंग की सभी स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी विद प्रैक्टिस के साथ आप उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो और अपनी रीडिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सम अप कर सकते हो। द थर्ड वन इज द स्पीकिंग। अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि वो अपनी स्पीकिंग किस तरह से देंगे इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, लेकिन इसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी इन कोर्सेज में विद स्पीकिंग। एक ट्रेनर आपके ऊपर ही पूरा फोकस करेगा, जिसमें आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, लाइक किस तरह से आप वोकैब ऐड कर सकते हो, कैसे कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन स्पीकिंग में कर सकते हो फॉर इंप्रूविंग योर स्पीकिंग एंड सो ऑन। और अगर आप कोड यूज करोगे गिवन बाय द प्रो लर्निंग, लाइक प्रो 7 इज द कोड, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ मिलने वाला है हर एक सब्सक्रिप्शन पे। तो चेक इट नाउ, अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करो और जाके आपको अपने आप ही पता लगता रहेगा कि आपको आगे आगे क्या करना है। और आपको 7 लिखना नहीं भूलना है, ये आपका कोड है 10% ऑफ के लिए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप राइटिंग टास्क 2 में कहीं ना कहीं सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, कि आप ऐसा सोचते हो कि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बनती या फिर राइटिंग टास्क 2 मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो ऑफकोर्स दिस वीडियो फॉर यू। सबसे पहले तो हम किस पर फोकस करेंगे, आइडियाज पर। आइडियाज आपके क्लियर होंगे, ओके। आइडियाज के साथ साथ आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होंगी, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होंगी। आइदर दिस सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर द सिंपल कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज को देखने के बाद। और एग्जांपल्स इसमें ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, 10 एग्जांपल। जल्दी से शुरू करते हैं आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन एग्जांपल्स वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो आपने किया वो एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो फॉर्मेशन के लिए हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। सेकंड, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हम इन दोनों में से एक चीज का यूज करें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन बनता है। लेकिन इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी कॉम्प्लेक्स भी हो प्लस कंपाउंड भी हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी कहलाती है। तो कंपाउंड के लिए कंपाउंड भी आपको देखना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। अब तो कंपाउंड भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत होती है, जिस भी सेंटेंस के बीच में फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो का यूज हो। सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस प्लस कंपाउंड सेंटेंस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बिना किसी अब ज़्यादा डिस्कशन के हम सिर्फ अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बार ये फैमिलियर करा दूं मैं कि आफ्टर ऑल, दो, एज, बिकॉज हम इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे या फिर रिलेटिव नाउन्स का, प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। हु, डैट, वेयर, हाउ, विच, दोज, इन सभी का ही यूज़ करेंगे इस पूरे एग्जाम्पल्स में। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये पूरी
पूरी बेस्ड है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। शुरू करते हैं हम पहले एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है किस तरह से बॉडी पैराग्राफ में दे सकते हैं। तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। ओके, इसी आइडिया के ऊपर बेस होगा। रैंडमली आइडिया पिक करे हैं मैंने इस पूरी वीडियो में कि रैंडमली कोई भी आइडिया पिक करके उसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन की है। तो प्लीज एग्जाम्पल देखना अच्छी तरह से। ओके, तो शुरू करते हैं। ओइंग टू द स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स और फैमिली। ओइंग टू का मतलब है यहाँ के कारण से। ओके, स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम्स सच एज एबडक्शन, मतलब कि किडनैपिंग एंड कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। तो इस तरह से आप एक सिंपल अपना एक आइडिया दे सकते हो BP1 में या BP2 में। ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टाइम इसलिए स्पेंड करना चाहिए क्योंकि जो रिस्क होता है चिल्ड्रन का फॉलिंग इन द नेगेटिव पीयर प्रेशर या फिर विक्टिम टू क्राइम्स, कि ऐसे ऐसे क्राइम्स में विक्टिम बनने का, सच एज एबडक्शन एंड कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। नेगेटिव पीयर प्रेशर लाइक द इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। ओके, सभी एक्टिविटी से बचा जा सकता है। में रिड्यूस कि इन सब का मतलब कि जो प्रभाव होगा वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो आइडियाज हैं। और सेकंड पे चलते हैं। आप सेकंड देखते हैं, यंगस्टर्स कैन ऑब्जर्व कन्वेंशंस। ओके, इसी का सेकंड है ये, इसी का सेकंड हमारे पास आइडिया है वो है यंगस्टर्स कैन ऑब्जर्व कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होती हैं? जो हमारी रिचुअल्स होती हैं घर की, हम उनको एंड यू कैन ऑब्जर्व करेंगे, यंगस्टर उनको भी ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी रिचुअल्स होती हैं। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बिहेवियर कैसा है। ओके, कि एक फैमिली में एक फैमिली किस तरह से रिस्पेक्ट करती है एक दूसरे की, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहेंगे। यंगस्टर कैन ऑब्जर्व कर सकते हैं कन्वेंशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट विच दे कैन फॉलो इन द फ्यूचर, जो वो फ्यूचर में भी फॉलो कर सकती हैं। एंड यहाँ क्या हमें बता रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ओके, इन फ्यूचर एंड होपफुली लीडिंग टू एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। होपफुली आप यूज कर सकते हो। होपफुली लीडिंग मतलब कि ड्राइव करना। ओके, इन फ्यूचर ड्राइव करना, कि ड्राइव टू एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, और आगे जाके इन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम सच एज बुलिंग। ओके, कोई बुलिंग मतलब कि किसी को चिढ़ाना, ऐसी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। या ट्रांसी, बंक वगैरह की प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। एंड डिलिक्वेंसी इन फ्यूचर इवन इफ का यूज किया। डिलिक्वेंसी का मतलब हमारे पास होता है छोटे मोटे क्राइम वो नहीं करेंगे। बुलिंग मतलब कि कोई से चढ़ाएगा नहीं या फिर ऐसी कभी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी, या उसको कभी बंक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंक यानी कि स्कूल से या किसी भी काम से। ओके, इवन इफ का मतलब है कि अगर पेरेंट्स एक्ट एज रोल मॉडल एंड टू इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड रूल फॉर चिल्ड्रंस बिहेवियर, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो रोल मॉडल की तरह काम करेंगे एंड टू इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड रूल्स फॉर चिल्ड्रंस बिहेवियर बाय स्पेंडिंग एज मच टाइम एज पॉसिबल विद चिल्ड्रन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पर। ओके, तो दो जो भी आइडियाज मैंने दिए हैं इसमें आपका 1 BP क्या मतलब कि 2 BPs भी आपके कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप लिख सको ऐसा, लाइक स्टेटमेंट शुरू करके टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट। ये सब क्या होता है, ये सभी मैंने आइडिया इसमें पा रखे हैं। ओके, इस पूरी एग्जांपल सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा कि आप अपने BP को किस तरह से बना सकते हैं। ये पूरी बेस्ड होगी अपने बॉडी पैराग्राफ पर। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब मुझे जहां तक लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है और आप इजिली कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको क्या करना अपने राइटिंग टास्क 2 में, एम्फसाइज्ड ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट। ओके, जो भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे आपको सिर्फ उस पे कायम रहना है कि अब अगर मैंने 50-50 अपनी थीसिस में लिखा है कि मैं से एग्री भी हूं डिसएग्री भी हूं, तो आपको बॉडी पैराग्राफ में भी 50-50 ही चलना पड़ेगा। ओके, तो सिर्फ वही कहना चाहता हूं आपको कि इस पूरी वीडियो में आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। अब जैसे आपने एग्जाम्पल देना है। ओके, अब यहाँ हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट ओइंग टू द स्पेंड टाइम विद द पेरेंट्स और फैमिली। यह मैं आइडिया दे रहा हूं ना अपना एक, तो आइडिया किस तरह से शुरू कर सकते हो? आइडिया शुरू कर सकते हो द कार्डिनल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड इज दैट
ओइंग टू द स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से कहना चाहता हूं? अब यहां मैं अगर मेंशन करूं द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कंसीडर किया जा सकता है कि ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने। ओके, तो ऐसे ऐसे आगे आगे जितने भी एग्जांपल है उसमें मैंने मेंशन किया है, सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि आप किस तरह से अपना आइडियाज पूरे कन्वे कर सकते हो अच्छी तरह से। ओके, तो अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड देखते हैं द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। अब ये भी नहीं है कि आप हर एक आइडिया, जितने भी आइडिया दो, एक ही लाइन रिपीट करो, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। इसके लिए भी मैंने 3 से 4 वेज आपको बताए हैं आगे वीडियो में, जो हम फॉलो करेंगे अपने आइडियाज़ को। अब ये तो हमारा फर्स्ट आइडिया है, यानी कि ओके, ये हमारा फर्स्ट आइडिया है, तो सेकंड में भी हम ये तो यूज़ कर नहीं सकते, तो अनदर आइडिया किस तरह से दे सकते हैं वो भी आगे देखेंगे। तो थर्ड आइडिया देखते हैं सबसे पहले। तो द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज वैंडलिज्म। इस तरह से दे सकते हो वैंडलिज्म। वैंडलिज्म एक आइडिया है जो आप भी पिक कर सकते हो। वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सिंपली इसका मतलब होता है कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस की वैल्यू को हर्ट करना, कि उसकी लॉस देयर वैल्यू। ओके, कि लाइक बहुत से विजिटर्स आते हैं और वहाँ पर एटमॉस्फेयर बेकार कर जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, तो उसी को हम वैंडलिज्म कहते हैं, कि उसकी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है जो उसको हर्ट करना। ओके, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म एक टूरिस्ट की सबसे बड़ा मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं कि वैंडलिज्म के कारण जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू लॉस कर रहे हैं। सिंपलिस्टिकली अब मैंने एक बार बता दिया वैंडलिज्म, जिस तरह से आपको समझ में नहीं आया कि वैंडलिज्म क्या है, एग्जामिनर को भी होप्स हो समझ में ना आए, क्या पता, है ना, कि तो इसलिए मैंने यूज किया सिंपलिस्टिकली, या फिर आप लिख सकते हो इन द अदर वर्ड्स ओइंग टू का मतलब आपको पता है ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ। ओके, ओइंग टू डैट जिसके कारण द हिस्टोरिकल प्लेसेस लॉस देयर वैल्यू एंड द एटमॉस्फेयर आल्सो बी अफेक्टेड इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का पहले मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। अगर कोई भी डेवलपमेंट या फिर कुछ भी हो रहा हो, डेवलपमेंट ही लाएंगे, अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है या फिर कोई ऐसा फिनोमिना है जो जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो या तो पॉजिटिव वे में होंगे या फिर नेगेटिव वे में होंगे। तो ये नेगेटिव वे के लिए हम डिस्ट्रक्टिव का यूज करते हैं और हम कंस्ट्रक्टिव का यूज करते हैं पॉजिटिव वे में। ओके, उसके बाद अब यहां हमने अपना आइडिया दे दिया, तो उसके बाद अब पूरे को कंक्लूड भी करना पड़ेगा, तो हम देयरफॉर से कंक्लूड करेंगे। देयरफॉर का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट सिटीजन्स फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज टू सर्वाइव देयर, जिसके कारण जो सिटीजन्स हैं वहाँ मतलब कि सर्वाइव करने में बहुत से इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। आप बताना कमेंट में आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे और आइडियाज़ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हो। आगे और भी हैं, पूरे 10 एग्जाम्पल्स इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में द प्रॉम्प्ट रेमेडीज कैन बी टेकन इज डैट। तो पहले हमने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करी थी, आई थिंक सो, है ना, हमने आइडियाज़ देखे थे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन देखेंगे। आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करना है फिलहाल तो, लेकिन साथ साथ वर्ड ऐसे हैं जो आप प्लीज़ अपने नोटबुक या फिर जो भी राइटिंग की नोटबुक आप बना रहे हो उस पर नोट डाउन करते रहिए। मैं साथ साथ आपको मीनिंग भी बता रहा हूँ उनका। द प्रॉम्प्ट रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है सोल्यूशन, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट सोल्यूशन। ओके, इमीडिएट, प्रॉम्प्ट इमीडिएट। द इमीडिएट सोल्यूशन कैन बी टेकन, लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी, बाय द सिटीजन्स, बाय द पीपल। ओके, किसी के द्वारा भी लिया जा सकता है। तो ये हमारा किस में काउंट होगा, पैसिव में। पैसिव एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट करती है। ओके, द प्रॉम्प्ट रेमेडीज कैन बी टेकन इज डैट इवन इफ का यूज दोबारा हो गया ना, आपको बताया था कि इवन इफ कहाँ लगेगा हमारा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होगा। ओके, इवन इफ अगर अथॉरिटीज एनफोर्स और इस्टेब्लिश सम ग्राउंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको ये पढ़ के कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि लास्ट जो हमारा आइडिया था उसमें भी हमने ये लाइन यूज करी थी, है ना। तो आप कर सकते हो लाइक जब आप अपना टास्क करोगे तो उसमें तो जो एग्जाम में टास्क करोगे तो उसमें तो एक ही टास्क करोगे ना, तो आप मल्टीपल सैंपल आंसर्स तो वहाँ करके नहीं आने के कि सैंपल 2-3 राइटिंग टास्क किए, तो आप अपने लाइन रिपीट कर सकते हो। ओके, तो ये इन्हीं लाइन का यूज़ करना
होप सो हो सके तो, क्योंकि आपको एंड लास्ट अल्टीमेटली एक ही टास्क लिखना है, वो अपने एग्जाम में लिखना है। तो द प्रॉम्प्ट रेमेडाइज कैन बी टेकन इज डैट इवन इफ, अगर कि एक सोल्यूशन इमीडिएट लिया जा सकता है कि अगर अथॉरिटी इन्फोर्स और स्टेब्लिश सम ग्राउंड रूल, अगर ग्राउंड रूल बना दे एंड रेगुलेशंस बना दे विच शुड बी मैंडेटरी, जो मैंडेटरी हो किन के लिए, फॉर विजिटर्स के लिए, टू अवेयर बिफोर विजिटिंग एनी हिस्टोरिकल साइट। लाइक हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस किया वेंडलिज्म, तो वेंडलिज्म किसके कारण हो रहा था, टूरिज्म के कारण। सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि अथॉरिटीज होगी, जहाँ उनकी अथॉरिटीज होगी। एग्जांपल देता हूँ, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल का। ओके, तो ताजमहल है, जैसे कि ताजमहल में बहुत से विजिटर आते होंगे, तो वहाँ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता होगा, पोल्यूटेड होता होगा। तो वेंडलिज्म वहाँ का एग्जांपल है कि वेंडलिज्म क्रिएट होता है अल्टीमेटली। तो वेंडलिज्म क्रिएट होता है, तो वेंडलिज्म को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, अथॉरिटीज इन्फोर्स द एस्टेब्लिश सम रूल्स, अगर कर दे, इस्टेब्लिश कर दे, विच शुड बी मैंडेटरी, जो विजिटर्स के लिए मैंडेटरी हो, जो भी ताजमहल घूमने जा रहा है, टू अवेयर बिफोर विजिटिंग, कि विजिटिंग करने से पहले उनके बारे में पता होना चाहिए एनी हिस्टोरिकल साइट, किसी भी हिस्टोरिक साइट को। ओके, इस तरह से मैंने अपना फोर्थ एग्जांपल दिया, और आप देख सकते हो इवन इफ लगा है या फिर इवन इफ या एंड भी लगा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वन इज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच भी लगा है, विच भी आप यूज कर सकते हो रेलेवेंट प्रोनाउन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ एग्जांपल। होप सो ये 4 एग्जांपल तक आप पूरे अवेयर हो चुके होंगे कि एग्जांपल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, फिफ्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन इज डैट, अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन इज डैट, आपको कुछ लगा कि जैसे कि हमने फर्स्ट में यूज किया, फर्स्ट एग्जांपल देते हुए या फिर आइडिया देते हुए यूज किया, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट नाउ वी आर टर्निंग टू आवर सेकंड आइडिया, देन वी यूज another provoking solution is that authorities should enacting या enforcing some fine to those individuals who damage the value of any historical property। अब आइडियाज के ऊपर मत ही जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो इसमें ये भी बताया मैंने आपको कि सेकंड आइडिया किस तरह से दे सकते हो, ये फर्स्ट आइडिया, ये सेकंड आइडिया। ओके, इन ये जो लाइन छोड़ी है बीच में एम्प्टी, ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आप एक ही बीपी बनाना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए आपको एक बार दिखाया है मैंने, आगे देखेंगे भी, पूरा बीपी भी बनाएंगे, पूरा 10 लाइंस का बीपी भी होगा, वो भी देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फिफ्थ से। अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन, ये आई थिंक सो हो चुका है, अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन, ये फॉर सेकंड आइडिया। 6 पे चलते हैं, टू एग्जाम्पलीफाई से अब आप समझ रहे होंगे कि टू एग्जाम्पलीफाई का मतलब हमारे पास क्या होता है। टू एग्जाम्पलीफाई का मीनिंग ही हमारे पास एग्जाम्पल देना है। तो ये पूरा एक बीपी होगा, पूरा एक बीपी होगा जो इस तरह से डिवाइड है कि ये दिस वन इज अ फर्स्ट आइडिया, दिस वन इज अ सेकंड आइडिया। नाउ आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल ऑन माई टेक्स्ट टू शो आवर फ्लेक्सिबिलिटी इन राइटिंग टास्क 2। ओके, टू एग्जाम्पलीफाई एग्जाम्पल हम किस तरह से देख सकते हो, 2 तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और 2 ही आपके पास बॉडी पैराग्राफ होंगे, तो दोनों में एक एग्जाम्पल जरूर दे सकते हो। द फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली बेस्ड ऑन दैट टू एग्जाम्पलीफाई, अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट इंडिया वॉज इन लाइमलाइट, लाइमलाइट में था इंडिया इन 2010 में, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, लाइक वन ऑफ द वंडर्स ताजमहल पर। ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने अपना एग्जाम्पल दिया। अब आपको क्या पता कि 2010 में उसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो लाइमलाइट में था या नहीं, मुझे भी नहीं पता था या नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल यूज किया तो ड्राइव माय फर्स्ट एंड सेकंड आइडिया, कि कोई मेरे फर्स्ट और सेकंड आइडिया पर ब्लेम ना पा सके कि वो गलत है या फिर आपने किस तरह से ये सब बोल दिया। पहली बात तो राइटिंग टास्क 2 में या फिर पूरे आइल्स में ही ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिख रखा कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज
एबिलिटी है कि आप किस तरह से अपना आंसर लिखते हो और सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में टू एग्जाम्पलीफाई और रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास फर्स्ट वे और सेकंड वे आपको जल्दी ही बताऊंगा आने वाली वीडियोस में या फिर इसी वीडियो में। ओके, तो इस तरह से एग्जांपल दे सकते हो आप। 10 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, सेवंथ की तरफ चलते हैं। तो सेवंथ हमारे पास क्या हो सकता है? तो सेवंथ है ट्रैवलिंग गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू मिस्टीरियस लाइफ। ये भी हमारे पास एक आइडिया हो गया। ट्रैवलिंग क्या करती है? ट्रैवलिंग गिव द अपॉर्चुनिटी, हमें ऑप्शंस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है टू एक्सप्लोर न्यू मिस्टीरियस लाइफ, टू एक्सप्लोर न्यू मिस्टीरियस लाइफ विच प्रेजेंस इन द वर्ल्ड अलोंग विद ह्यूमन, ह्यूमन के साथ साथ जो एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में। ओके, एंड ऑल्सो गिव चांस टू गेट फैमिलियर विद वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, और साथ में चांस भी देती है कि हम फैमिलियर हो सके उनके एक आशियाने में, उनके एक हैबिटेट में, उनके साथ फैमिलियर हो सकें वाइल्ड लाइफ के। ओके, तो ज़्यादा ही हिंदी होगी आज इस वीडियो में, सॉरी फॉर डैट। लेकिन सेवंथ आपको होप सो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से अपना आइडिया दे सकते हैं। ये बीपी 1 के 2 के जिसमें भी दोनों सेम ही आई थिंक सो, दोनों के एक बॉडी में ही कंक्लूड होना पड़ता है, तो दोनों में हम कैसे भी आइडिया यूज कर सकते हैं। अब हम 8th अपने आइडियाज पे चलते हैं। वो पूरा हमारा मतलब कि एक बीपी किस तरह से शुरू होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। लाइक देयर आर लॉट ऑफ फिस्ट, फिस्ट का मतलब हमारे पास होता है कि पहलू, इसके बहुत से पहलू हैं। लॉट ऑफ फिस्ट, बहुत से पहलू हैं, किसके हमें नहीं पता। तो यहाँ अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क ही देगा हमको। तो क्वेश्चन मार्क हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क वो क्यों देता है? यूजली तो क्वेश्चन मार्क देगा कि यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रहा। ओके, दे आर लॉट ऑफ फिस्ट, किसके फिस्ट? तो हम पूरा सेंटेंस करते हैं बिहाइंड द नोशन। अब बिहाइंड द नोशन के बाद भी वो हमें क्वेश्चन मार्क देगा। तो नोशन, कौन सी नोशन की स्टेटमेंट कहते हैं नोशन को? कौन सी नोशन? हमें नोशन नहीं पता, प्लीज टेल मी द नोशन। ओके, अगर यहाँ तक छोड़ के अपना आइडिया शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस। ओके, कैसे? नोशन दैट व्हाई आर इंडिविजुअल्स इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो ये हमारी क्या होगी? टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होगी। तो टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है, ओके, रिलेटेड कि आप अपने बीपी 1 में बोलना क्या चाहते हो। ओके, बोलना क्या चाहते हो, तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है ही है। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स में काउंट हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स में काउंट होगा? क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स में क्यों काउंट होगा? क्योंकि इसमें हमने वाई का यूज किया है। वाई ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हम अगर किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट होगा। या आप इंटेरोगेटिव यूज कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आइदर इट इज इंटेरोगेटिव और यूज्ड इन अ सिंपल सेंटेंस। ओके, तो there are lot of ways behind the notion that why are individuals ignoring the importance of historical buildings। ओके, तो यहां तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है और आगे वीडियोस में देखेंगे इसी तरह के टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे और होप्सो ये पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, अब यहां से हम अपना आइडिया कंटिन्यू करेंगे। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट, लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा कि फर्स्ट आइडिया के लिए हमने ये पॉइंट्स यूज करे। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट, अब हमारा आइडिया यूज होगा। तो आइडिया हमारा ये है, तो मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकम फैमिलियर विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि बहुत से लोग फैमिलियर हो चुके हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, सिचुएटेड इन देयर रेजिडेंटल एरियाज और सराउंडिंग देम। ओके, जो उनके रेजिडेंटल एरियाज में पड़ती है। लाइक अब ताजमहल है, दोबारा एक बार एग्जांपल लूंगा ताजमहल का। अब ताजमहल है, जो आगरा के जो पर्सन सिटीजन्स हैं, आगरा जहां सिचुएटेड है ताजमहल, वहां अगर आगरा में मतलब के सिटीजन्स अब वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते अब ताजमहल की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग से, जो क्योंकि उसके रेजिडेंटल एरिया में ही पड़ती है। ड्यू टू दैट दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट टुवर्ड देम, जिसके कारण वो अपना इंटरेस्ट
खो चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट ये इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर मैं 9th की बात कर रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स 9th में मैंने इसको ही ड्राइव किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड आइडिया ना दूं, मैं फर्स्ट में ही सम अप करूं कि फर्स्ट में ही करूं, तो उसके बाद यहां आप मोरओवर लगा सकते हो। मोरओवर नाउ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फेल टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेकोरेशन के कारण। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अब सबसे पहला मैंने आइडिया दिया, अब ध्यान से सुनना। राइटिंग टास्क 2 में ना BP1 जब भी आप लिखो या BP2 आप जब भी लिखो तो बिल्कुल आप एक सीक्वेंस में चलना। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट हमारी शो क्या करेगी कि हम BP1 में क्या कर रहे हैं, तो BP1 या BP2 में हम आगे क्या लिखने वाले हैं। तो आगे क्या लिखने वाले हैं, हम अपना आइडियाज देने वाले हैं। तो आइडियाज दोगे जब आप, तो सबसे पहले यूज करोगे एक आइडिया की स्टेटमेंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर या इंपॉर्टेंट आइडिया इज दैट। फिर आप अपना एग्जाम्पल दोगे, फिर आइडिया दोगे, आइडिया के बाद आप एग्जाम्पल ड्राइव करोगे। तो इस सीक्वेंस में पूरा चलना कि सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट जो आपकी बताएगी कि व्हाई आर इंडिविजुअल्स इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग की अपनी इंपॉर्टेंस क्यों खो रहे हैं, कि इंडिविजुअल्स क्यों उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो किस लिए ध्यान नहीं दे रहे। फर्स्ट आइडिया देखो कि फैमिलियर हो चुके हैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। अब सेकंड आइडिया मेरा देखो कि अनदर पॉइंट फैक्टर इज दैट न्यू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फेल टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल। अब जो सेकंड आइडिया है मेरा वो भी अच्छी तरह से किसको फॉलो कर रहा है, मेरी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो आपको अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ में ये देखना है कि आपके जो 2 आइडिया हैं वो आपकी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इरेलीवेंट होगा, अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स वो 100% करेक्ट होगा कि आपके आइडियाज आर वैलिड पॉइंट। ओके, वैलिड पॉइंट्स हैं। अब आपको मैंने एक बार बताया कि आप एक तरह से एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा आपको, टू एग्जाम्पलीफाई और रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि आप 2 तरह से एग्जाम्पल से दे सकते हो। 2 तरह से किस तरह से दोगे, तो एक तो यही है हमारे पास रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और सेकंड हम दे सकते हैं सर्वे के तौर पर। सर्वे के तौर पर कैसे, लाइक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। ओके, टू एग्जाम्पलीफाई लिख सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट अथॉरिटीज डू नॉट वर्क ऑन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है फ्रॉम दिस सर्वे दैट अथॉरिटीज डू नॉट वर्क ऑन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि वो बिल्डिंग्स पे वर्क नहीं कर रही अथॉरिटीज, बिल्डिंग्स मेंटेनेंस पर वर्क नहीं कर रही, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एनुअली बेसिस पे, मतलब कि ईयरली बेसिस पे। दैट इज वाई लोकल पीपल गेट ओल्ड डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, इसलिए वो बोर हो चुके हैं। ओके, कि और ओल्ड डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आगरा में कोई रहता है, ओके, तो उसके पास ही ताजमहल है, तो वो यार बार बार क्यों जाएगा। अगर कोई रिलेटिव उसके घर आए तो चलो कभी कभार चले गए, ईयरली चले गए, ठीक है ना, तो वो बोर्ड हो जाएगा किसी ना किसी दिन कि यार ज़्यादा, मतलब कि कहीं और जाना पसंद करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सर्वे, इस सर्वे को मैंने पाया है। और अगर आप मतलब कि सर्वे कुछ भी पा सकते हो अगर आपको लगे, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। आप रेलेवेंट सर्वे किस तरह से पाओगे, तो रेलेवेंट सर्वे के लिए आपको बताऊं तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट होगा उससे ही रिलेटेड एक सर्वे पा सकते हो जो आपकी बात को प्रूव करे। हम अपना एग्जाम्पल देते क्यों हैं, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। तो आपको अपने जो भी आइडियाज है उसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सर्वे हो सकता है या फिर एक रिसर्च हो सकती है। वो आपको जो एग्जाम्पल है उसको मतलब कि एविडेंस होगा आपके लिए कि वो प्रूफ करेगा आपके आइडियाज को। आइडियाज मेरे करेक्ट हैं क्योंकि मैंने एक सर्वे में ये पढ़े हैं, सिंपली बात। ओके, तो ये 10 जो सेंटेंस फॉर्मेशन है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अपनी जरूर शेयर करना। हम ऐसे टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दे आर अमाउंट फेस, मतलब कि इस यहाँ बहुत सारे फिश का मतलब हमारे पास होता है पहलू। ऑफ दैट फिनोमिना आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, फिनोमिना या स्टेटमेंट दैट आई डैश। तो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट रैंडम टॉपिक के हैं। ओके, इसे किसी भी एक टॉपिक के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी जो भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं या फिर खुद लिखे हैं वो सभी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। जैसे कि हम 24th एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि अनदर बेनिफिट, मतलब कि
एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ जिसमें बेनिफिट्स में डिस्कस कर रहा था बॉडी पैराग्राफ 1 में। तो बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट में भी अपना एक बेनिफिट दे चुका हूँ, ये अनदर है। तो अनदर बेनिफिट इज डैट, इस तरह से आप अपना आइडिया दे सकते हो। अनदर बेनिफिट इज डैट द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम्स सच एज एबडक्शन और कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। मतलब कि यहाँ आपको पढ़ के पता लग रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बेनिफिट्स दे रहा हूँ, कि जो चिल्ड्रन है अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो उसके बेनिफिट्स यही हो सकता है सबसे पहला कि बेनिफिट्स इज डैट द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग, कि जो रिस्क होगा चिल्ड्रन फॉलिंग का, किसमें, विक्टिम मतलब कि किसी भी क्राइम में, विक्टिम टू क्राइम लाइक एबडक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ, किडनैपिंग में, और कमिंग अंडर द नेगेटिव पीयर प्रेशर। पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, पीर क्या होता है, पीर का मतलब होता है कि एज ग्रुप, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमारा ही एज ग्रुप का है। नेगेटिव पीयर प्रेशर की नेगेटिव इफेक्ट उस पर, मतलब गंदी आदतें वो एडॉप्ट कर लेता है। या पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है कि एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखता है फ्रॉम देयर पीर ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ इसका मतलब यही है बेसिकली। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, इस तरह से आप अपना बॉडी पैराग्राफ में एक आइडिया दे सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से देंगे वो भी आगे किसी ना किसी एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अनदर बेनिफिट इज डैट करके हम अपना सेकेंड आइडिया दे सकते हैं। सेकेंड आइडिया, द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम सच एज करके हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। एबडक्शन और कमिंग अंडर द नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस हो सकता है। 25 एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस विच एड्स का मतलब हमारे पास हेल्प होता है, विच एड्स टू लर्निंग, एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू वंस कैरेक्टर। कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है टू लर्न में, एक्वायरिंग नॉलेज मतलब गेटिंग नॉलेज, गेटिंग नहीं हम एक्वायरिंग ही यूज़ करते हैं, गेट आप यूज़ नहीं कर सकते नॉलेज के उसमें। एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू समवंस कैरेक्टर, स्किल मतलब कि स्किल देना, समवंस कैरेक्टर। ओके, तो ये आप एक जनरल स्टेटमेंट एज अ यूज़ कर सकते हो अपने ओपिनियन देने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है एग्जाम्पल। एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें दिया गया है पूरा बीपी, जो फर्स्ट आइडिया मैंने यूज़ किया है। अगर मैं बीपी बनाऊंगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 आइडिया तो दूंगा ना अपने एक बीपी में। तो ये फर्स्ट आइडिया है। दे आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स। इसमें बेसिकली बेनिफिट्स पूछा गया है। किसका बेनिफिट्स पूछा गया है, ट्रेडिशनल बुक्स का बेनिफिट्स पूछा गया। तो इसमें मैं दूंगा कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स और पेपर बुक्स, वन ऑफ देम इज डैट, उनमें से एक ये है कि पेपर बुक्स हैव बीन रिटन बाय द पैडागोजिकल क्या होता है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके, हैव बीन, क्योंकि जो पेपर बुक्स है वो रिटन बाय किसके से रिटन है, एक्सपर्ट्स के द्वारा रिटन की जाती हैं। डिजाइंड टू पोरेट इन स्कूल सिलेबस, और किसी एक सिलेबस में डाल दी जाती हैं, स्कूल के सिलेबस में डाल दी जाती हैं, इसलिए वो बेनिफिशियल होती है। लीडिंग किसके लिए बेनिफिशियल होती है, यहाँ मैंने पंचुएशन का यूज़ किया, कोमा का यूज़ किया। पंचुएशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोमा, लीडिंग द एम of the education campus that is to provide quality education to study। ओके, तो इस तरह से आपने अपने जो आपके राइटिंग टास्क 2 में बॉडी पैराग्राफ होते हैं वो इस तरह से बनाने हैं। ओके, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब थर्ड पे चलते हैं। 37th में क्या है, इट नॉट ओनली बट ऑल्सो का आपको एक स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था, ऑल्दो का सिखाया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी सिखाया था उसमें एक। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करना है, तो भी नहीं, इट नॉट ओनली एड्स, वो सिर्फ एड का मतलब हेल्प करना। इट नॉट ओनली हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, वो सिर्फ कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इट का यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट नॉट ओनली, वो सिर्फ इम्प्रूव करने में मदद नहीं करता, क्या चीज़, एकेडमिक अचीवमेंट, बट ऑल्सो एनहेंसिंग देयर पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेशन टू फर्दर एजुकेशन, लेकिन वो उनका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है टू प्रोग्रेस, जिससे वो प्रोग्रेस कर सकें फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन। ओके, तो इस तरह से हम अपना एक और आइडिया दे सकते हैं अपने BP1 में।
या 2 में। तो नेक्स्ट देखते हैं नेवरदलेस, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन द कंट्रास्ट, ऑन द अदर साइड, ये सभी हमारे कंट्रास्ट कनेक्टर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करने के लिए। तो नेवरदलेस, डिस्पाइट ऑफ लर्निंग फ्रॉम पेपर बुक्स, अब यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने बेनिफिट्स देखे किसके, पेपर बुक के बेनिफिट्स देखे। यहाँ हम देखेंगे कि लर्निंग फ्रॉम पेपर बुक्स डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, कि पेपर बुक्स से पढ़ने के बावजूद दे आर मायरेड ऑफ बेनिफिट्स टू लर्न डिजिटल, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टू लर्न डिजिटल, डिजिटली पढ़ने के। ओके, तो इस तरह से आप टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट एज आ यूज कर सकते हो सेंटेंस को। तो नेक्स्ट देखते हैं द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। भी आप अपना एक आइडिया दो तो मैं चाहता हूं कि उसको इस तरह से दो, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, कि जो कार्डिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बी कंसीडर जो कंसीडर किया जा सकता है, इज डैट वो ये है कि ओइंग टू लर्न डिजिटली, डिजिटली पढ़ने के कारण, ओइंग टू या ड्यू टू लर्न डिजिटली दोनों का मतलब होता है के कारण, के कारण कोमा, अगर ये बीच में हम यूज करें तो हम कोमा का यूज नहीं करेंगे। लाइक अब मान लो कि ओइंग टू लर्न डिजिटली, डिजिटली पढ़ने के कारण स्टूडेंट्स कैन कोऑर्डिनेट देयर स्टडीज इन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड मेक देयर लेसन्स लेस टीचर लीड, लेस टीचर लीड की टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओइंग टू का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ तक का जो एक सेंटेंस है उसको लिखने के बाद ओइंग टू लर्न डिजिटली। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बताया मैंने वैसे भी करेक्ट है। ओके, तो डेट एनहेंसिंग देयर ऑटोनोमियस लर्निंग, ऑटोनोमियस लर्निंग इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए। ऑटोनोमियस लर्निंग हमारे पास होता है जो लर्न बाय हिमसेल्फ या हर सेल्फ, खुद से पढ़ने को ऑटोनोमियस लर्निंग कहते हैं। ऑटोनोमियस लर्निंग स्किल्स विच हेल्प देम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में काम आती है, जहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो टीचर मदद नहीं करते तो खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो ऑटोनोमियस लर्निंग स्किल्स उसे कहते हैं। ओके, तो 30 देखते हैं। 30 अनदर फैक्टर इज डैट, अब यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, मतलब मैं अपना फर्स्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया अनदर फैक्टर इज डैट, मतलब मैं अपने सेकंड आइडिया दे रहा हूँ। अनदर आइडिया इज डैट यू कैन से, rather than follow a traditional route learning की रट्टाफिकेशन लाइक क्रैमिंग। ओके, क्रैमिंग करने के बजाय rather than despite of का भी यूज़ कर सकते हो, rather than का भी, despite of follow a ट्रेडिशनल रूट लर्निंग, स्टूडेंट कैन लर्न मोर थ्रू द सोर्सेज, जो वैल्यू भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, ओके, अवेलेबल ऑन इंटरनेट लिख सकते हो। ओके, उनको क्या कहते हैं हम, इस तरह उनको हम कहते हैं कि सिंथेसिंग कोर्सेज। ओके, तो इस तरह से आप अपना एग्जांपल दे सकते, तो इस तरह से हम अपने एग्जांपल्स दे सकते हैं, एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं राइटिंग टास्क 2 में। होप सो आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो आप इंस्टा पे एक DM कर सकते हो, या इंस्टा पे मैं सभी नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।